चलिए है ना, पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करी थी कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या पड़ती है। वीवीटी में हम लोगों ने ये देखा था कि वीवीटी में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता था तो सिग्मा बॉन्ड बनने के तीन तरीके होते थे, एसएस, एसपी और पीपी। पाई बॉन्ड डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक दोनों में एक जैसा ही बनता है, लेकिन पॉलीएटॉमिक में जब सिग्मा बॉन्ड बनना था तो सिग्मा बॉन्ड बनने का जो तरीका था वो था हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल कर लिया था CH4 मीथेन, और उसपे हमने बात करा था कि अगर वीबीटी के एंगल से उसको सॉल्व करते हैं, मतलब प्योर ऑर्बिटल से एसएस एसपी पीपी मान के अगर उसको सॉल्व करते हैं तो वहां पर जो चार बॉन्ड बन रहे CH के, उसमें से एक तो एसएस ओवरलैपिंग से बन रहा है और तीन एसपी ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। एसएस ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से वीक होगा और एसपी ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर की वजह से स्ट्रांग होगा। तो अगर हम बात करें तो एसएस वाला बॉन्ड वीक और एसपी वाले बॉन्ड क्या होने चाहिए थे, स्ट्रांग। लेकिन रियलिटी में जब देखा गया तो CH4 के सारे बॉन्ड्स इक्वल स्ट्रेंथ के मिले। दूसरी बात, प्रॉब्लम ये थी कि जब हम बॉन्ड एंगल को देखते हैं तो एसएस ओवरलैपिंग में स्फीयर से स्फीयर टकराया, एंगल कितना बनेगा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो पहला एंगल तो अनडिफाइंड हो गया। दूसरे एंगल के बारे में बात करें तो एसपी ओवरलैपिंग में जो तीन एंगल बनेंगे PX, PY, PZ एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। तो जब इसमें एसपी ओवरलैपिंग होगी तो तीन एंगल बचे हुए कितने के होने चाहिए थे, 90 डिग्री के। लेकिन रियलिटी में मीथेन के सारे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के मिलते हैं। तो ये वीबीटी की प्रॉब्लम थी। इसको दूर करने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन पे बात करी, और हाइब्रिडाइजेशन ने क्या प्रेडिक्ट करा कि भाई जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे उतने ही नए क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में जा रहे हैं उनकी एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए, तभी वो मिक्स हो पाएंगे, और वो वैलेंस शेल के भी होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। जितने प्योर ऑर्बिटल जाएंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो स्पेस में एक ऑटोमेटिक 3D अरेंजमेंट बना के आते हैं, और उस अरेंजमेंट को हम लोग आज शेप या ज्योमेट्री का नाम दे रहे होंगे। चार के केस में जो अरेंजमेंट बन के आता है उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का वो जो अरेंजमेंट बन के आएगा वो ऐसा कुछ बन के आएगा कि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं ताकि उनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम। और वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस का एंगल बन के आता है वो 109.5 डिग्री आता है, जो कि बॉन्ड एंगल वाली प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर देता है। उसके बाद चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में कार्बन ने एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख दिया था, और इधर H, इधर H, इधर H और इधर H जब ओवरलैपिंग करने आया था तो सारी ओवरलैपिंग sp3s ओवरलैपिंग हुई थी, और इसीलिए सारे ओवरलैपिंग सेम होने की वजह से हर बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, सेम। तो इसीलिए CH4 के सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर। ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। लास्ट में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसमें हमने दो फॉर्मूले लिखे थे कि जब भी हमें ये पता करना है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे, तो ऑब्वियसली मतलब ये हुआ कि कितने प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर को हमने H से रिप्रेजेंट करा था। H का मतलब हम लोगों ने लिख भी लिया था, दैट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और दो फॉर्मूले लिखे थे H निकालने के लिए, पहला सिग्मा प्लस लोन पेयर, और दूसरा हम लोगों ने लिखा था H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। अब ये जो दोनों फॉर्मूले है ना, हम इन दोनों से सॉल्व करते हुए चलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कई फॉर्मूले होते हैं, है ना, कुछ एक 8 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके, अलग अलग तरीके होते हैं। मैथ से एक तरह का सॉल्व करने के कई तरीके। हम लोग इन दो तरीकों से सॉल्व कर रहे होंगे, किसी को और कोई तरीका आता है तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, आपको H निकालना आना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो दोनों फॉर्मूले में से जो पहला वाला फॉर्मूला है दैट इज H इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें सिग्मा बॉन्ड किसके काउंट करने हैं, सेंट्रल एटम के, और लोन पेयर भी किसके काउंट करने हैं, सेंट्रल एटम के। ये सारी बात सेंट्रल एटम के लिए हो रही है। और H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A की जब हमने बात करी थी तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको लिखा दिया था कि क्या किस बात को रिप्रेजेंट करता है। बेटा V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, M का मतलब होता है सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम, मतलब ऐसा साइड एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो। वो जनरली हमारे केस में या तो हाइड्रोजन आएगा या हेलोजन आ रहा होगा, HFCl Bri, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये था चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे चार्ज आता है पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, माइनस। कैटायन पे जितना भी प्लस है उसे माइनस कर दीजिए। माइनस क्यों कर दीजिए, क्योंकि प्लस का मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए। और एनायन पे जो चार्ज आता है वो क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है। अब ध्यान सुनना, अगर किसी पे -2 है तो ऐसा मत करना कि +-2, सीधे +2 करना है आपको, है ना। -3 है तो +3 कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन उसके पास एडिशनल आए हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं उसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे, है ना।
ये हमने देख लिया था। अब इन दोनों फॉर्मूले में से जो फॉर्मूला हमेशा काम कर रहा होगा वो फॉर्मूला कौन सा बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ऊपर वाला फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, कहीं पर भी काम करेगा, लेकिन उस फॉर्मूले को यूज करने के साथ एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन आता है कि आपको स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बना पाओगे तभी आप सिग्मा बॉन्ड गिन पाओगे, तभी आप लोन पेयर गिन पाओगे। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आपके लिए फॉर्मूला है, हम दोनों से सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे कैसे सॉल्व करना है, इससे कैसे सॉल्व करना है। बट अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो मेनली आपके लिए जो फॉर्मूला काम करेगा वो कौन है बेटा? हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस एम। खासकर आयन वाले केस जब आ जाए तो आयन वाले में तो ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा होगा, क्योंकि चार्ज को आप सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का एक रेस्ट्रिक्शन है जो हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला कहां काम करेगा वो ठीक है, कहां नहीं करेगा ये जरूर पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला कहां पर काम नहीं करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर भी पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल होंगे। कैसे मॉलिक्यूल होंगे? पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो मैंने आपको बोला CH4, मैंने बोला NH3, मैंने बोला PCl5, इन सब में जो सेंट्रल एटम है वो कितना है? एक। यहां पर तो ये फॉर्मूला धड़ाधड़ काम कर रहा होगा, लेकिन मान लीजिए मैंने आपको एक मॉलिक्यूल बोला B2H6, मैंने बोला C2H6, मैंने बोला C3H8। इन मॉलिक्यूल को देखिए जरा ध्यान से। इन मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है बेटा? बोरॉन, कार्बन, कार्बन। यहां पर सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। जहां पर भी एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आ जाएंगे इस फॉर्मूले को नहीं लगाना है, फिर आपको सिग्मा प्लस लोन पेयर से ही सॉल्व करना है। हालांकि इनके स्ट्रक्चर हमको पढ़ने होते हैं सिलेबस में, तो हम स्ट्रक्चर से भी इनके क्वेश्चन कर लेते हैं, बट हाँ एग्जाम में मेनली आपको ये पैटर्न ही देता है, तो इसीलिए परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन आप अल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे पूरे सिलेबस में, डाइबोरेन का हम स्ट्रक्चर खुद भी पढ़ेंगे, तो ये हमें आने चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो हर जगह काम कर जाएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला मोनोसेंट्रिक में तो काम करेगा, लेकिन पॉलीसेंट्रिक में काम नहीं करेगा। और आपको जो दूसरे तरीके भी आते हो 8 वेट, वो भी यहाँ काम नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आपको एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, वो ये है। बाकी जो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं ये है या दूसरी है, वो कुछ जगह पर काम करता है, कुछ जगह पर काम नहीं करता। खैर, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके आगे की कहानी पूरी। हाइब्रिडाइजेशन में कल हम लोगों ने फॉर्मूला तो लिख लिया था, अब हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पे। ध्यान सुनिएगा, हमें जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है ना बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन में दो तरह के केसेस आते हैं। पहला, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो, और फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, VSEPR थ्योरी। तो होता क्या है कि पहले हम नॉर्मल केसेस पढ़ेंगे जहां पर कोई भी लोन पेयर सेंट्रल एटम पे नहीं होगा, क्योंकि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है तो उसकी आइडियल ज्योमेट्री जो होनी चाहिए, मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल ज्योमेट्री होनी चाहिए, आइडियल ज्योमेट्री जो होनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर लोन पेयर आने की वजह से लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन नाम की कुछ चीजें आएंगी, तो फिर उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। तो पहले हम लोग आइडियल केसेस पढ़ते हैं, ताकि एक बार हमारे दिमाग में पूरी पिक्चर बन जाए कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे होती है, उसमें कितने एंगल होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं, कौन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर होता है। तो ये पूरा टॉपिक 3D में इमेजिन करने वाला है, तो आप आराम से इसको देखते जाइए बोर्ड पे। जैसे हमने ओवरलैपिंग के बारे में बात करा था, वैसे इसका भी एक टेबल बनेगा। जहां पर भी पूरे सिलेबस में टेबल बने, दो ही तरीके, या तो समझ लो या रट लो, खत्म बात है ना। तो आप समझ ले तो ज्यादा बेटर है। और ये अगर टेबल आपने समझ लिया, ये ज्योमेट्री समझ ली, तो आगे अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट में याद करिए, हमने बोला था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो कौन पोलर होता है, कौन नॉन पोलर होता है, वो सब किससे पता चलेगा? डाइपोल मूवमेंट से। तो डाइपोल मूवमेंट में किसका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा, किसका डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो सारी चीजें इसी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रही होगी। और इसीलिए इसको 3D में इमेजिन कर लेंगे तो वो टॉपिक भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए यहां पर बात करेंगे, पहले जनरल केसेस पे बात करते हैं। सीरियल नंबर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो क्या होगा, और इसमें कौन कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। चले, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी को समझ रहे हैं हम लोग कि क्या क्या यहां पर पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। पहला केस जो हमको पढ़ना है उस पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें H का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2, और H का वैल्यू 2 होने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या माना जाएगा? sp। हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या था? इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब भी आप
ऑर्बिटल्स को मिक्स कराने जा रहे हैं तो मिक्सिंग एक की नहीं हो सकती, मिक्सिंग के लिए कम से कम कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे? 2। तो बेटा मिक्सिंग कम से कम 2 की होगी और जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो H का वैल्यू कभी भी 2 से कम नहीं हो सकता। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि द वैल्यू ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन बी 1 और नॉट, तो बेटा नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता क्योंकि आप मिक्सिंग करा रहे हैं, तो मिक्सिंग कम से कम 2 ऑर्बिटल की हो रही होगी, है ना। तो H का वैल्यू मिनिमम कहां से स्टार्ट होगा? 2, और हमें पढ़ना है 7 तक। हालांकि 7 के आगे 8, 9, 10 सब कुछ होता है, लेकिन अपने सिलेबस में 2 से लेकर 7 तक है, तो हम वहां तक की बात कर रहे होंगे। H इक्वल टू SP। SP कहने का मतलब क्या हुआ? एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल मिक्सर के अंदर गए, समझिएगा पूरी कहानी, है ना। एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल। मान लो कोई सेंट्रल एटम है जिसके पास कई सारे S, P, D कुछ भी पड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा? एक S और एक P उठा के किस में डाल देगा? मिक्सर में। जब 2 प्योर ऑर्बिटल मिक्सर में गए तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 2। वो जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम होंगे। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? SP। इसका भी नाम क्या होगा? SP। ये जो 2 ऑर्बिटल बन के आई है स्पेस में एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बना के आएंगे, और उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और बेटा 2 का जो ज्योमेट्री बन के आता है उसका नाम होता है लीनियर। क्या नाम होता है? लीनियर। क्योंकि ये दोनों जो आ रहे हैं ना, ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर आना चाहते हैं, और बेटा 2 चीजों को अगर आप मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखोगे तो वो ऐसे ही बन सकता है। ये इसका छोटा लोब, ये इसका छोटा लोब। मतलब 2 चीजें अगर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ओवरऑल 360 में से 2 चीजों में आप एंगल डिवाइड कर रहे हो तो एंगल विल बी ऑफ 180 डिग्री। और ऐसे अगर आप 180 पे रख देते हैं दोनों को तो एक लाइन बनता हुआ दिखेगा जो सेंटर से पास हो रहा है, और इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर। तो यहां पर क्या होगा कि जब आप ज्योमेट्री बनाएंगे तो कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी जहां पर मान लो ये सेंट्रल एटम है और इसके आजू बाजू में 2 साइड एटम है, और ये ज्योमेट्री जो बन जाएगी वो कितने की बन जाएगी? 180 डिग्री की। ठीक है। डी ऑर्बिटल की बात करें, बताइए अगर sp हाइब्रिडेशन है तो इसमें कोई डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो डी ऑर्बिटल का यहां पर कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पे आइए। अभी मैंने कितने ऑर्बिटल मिक्स किए? 2। हो सकता है मुझे 2 से ज्यादा मिक्स करना पड़े, मैंने बोला 2 से लेकर 7 तक हमें पढ़ना है, तो मान लीजिए हमने कितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स करे? 3। देखते जाइएगा। अगर मान लीजिए मैंने 3 प्योर ऑर्बिटल मिक्स करे तो पहले कौन जाएगा मिक्सिंग में? S, फिर एक P और फिर एक P, है ना, लाइन से चलता है। तो बताइए अगर मैंने इन 3 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो नाम क्या बन जाएगा? sp2। तो हमारा जो हाइब्रिडेशन बन के आएगा वो अब बन के आएगा sp2, और sp2 का मतलब है 3 प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए, और 3 प्योर ऑर्बिटल गए तो 3 ही क्या बन जाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो स्पेस में एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बना के आएंगे, और 3 का जो ऑटोमेटिक अरेंजमेंट एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर बन के आता है। मुझे बताओ अगर आपके पास 360 डिग्री का एंगल है तो 2 में बांटते तो कितना बढ़ता? 360/2, 180। अब आप इसी को कितने में बांट रहे हो? 3 में, तो 3 में क्या बन जाएगा? 120, 120, 120। तो ये कहानी बन के आती है। आगे देखिएगा, यहां पर जब हम बात करें तो 3 का जो ज्योमेट्री बन के आएगा उस ज्योमेट्री को नाम दिया जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो ट्राइगोनल प्लेनर आपको दिखेगा उसमें ऐसा सेंट्रल एटम होगा, और उसके आजू बाजू में साइड एटम कितने आएंगे? 3। और इन सबका आइडियली जो एंगल होना चाहिए वो 120 डिग्री होना चाहिए, और इसमें भी कोई डी ऑर्बिटल काम में नहीं आ रहा है। अगले केस पे आते हैं। मान लीजिए 3 के बदले आपने कितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स किए होते? 4। जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्सर में जाएंगे उतने ही नए क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बेटा जब 4 ऑर्बिटल मिक्स करूंगा तो चेक करिएगा, 1, 2, 3 और 4, जब ये चारों मिक्स हुए तो नाम क्या बन जाएगा? sp3। तो हाइब्रिडेशन का नाम हो जाएगा sp3। 4 मिक्सर में जाएंगे तो 4 ही नए क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो इसका मतलब है ये चारों स्पेस में एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बना के आएंगे जिसमें ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं 360 को 4 में डिवाइड करता तो एंगल कितना आता? 90, जो कि वीबीटी में आ रहा था। किस में आ रहा था? लेकिन हमारे पास 3D स्पेस है, ये तो आपने 2D का एंगल निकाल दिया। हमारे पास 3D स्पेस है, और 3D में जब हम इनको अरेंज करते हैं ना तो इनके बीच का जो एंगल आता है वो कितना आता है? 109.5। अब खुद बताओ 90 डिग्री और 109.5 डिग्री में से किसका रिपल्शन कम होगा? 109। और इसीलिए नेचर में जो ये ज्योमेट्री लेते हैं ना वो ये 90 वाली ज्योमेट्री नहीं लेते हैं, 109.5 वाली ज्योमेट्री लेते हैं, ताकि इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्शन मिनिमम हो।
4 का जो अरेंजमेंट बन के आता है बेटा, उस ज्योमेट्री को क्या बोला जाएगा? टेट्राहेड्रल। क्यों बोला जा रहा है? इन ज्योमेट्री के नाम के पीछे भी रीजन है, वो अभी हम लोग देखेंगे। टेट्राहेड्रल कैसा दिखेगा? तो ये सेंट्रल एटम है, उसने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 4 पोजीशन तैयार करी, और चारों पोजीशन पे एक एक साइड एटम आके बॉन्डिंग कर सकता है, और इनका जो आइडियल कंडीशन में बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, और इसमें भी कोई डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। अगले पे आते हैं। मान लीजिए उसने जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्सर में डाले होते, मान लीजिए 4 के बदले उसको कितने बॉन्ड बनाने? 5। तो जो ऑर्बिटल मिक्सर में डालता 1 2 3 4 और 5, अगर इन सबको लेते तो ये हो जाता S, ये हो जाता P3 और ये हो जाता D। तो अगले हाइब्रिडेशन का नाम क्या आ जाएगा? sp3d। कितने प्योर ऑर्बिटल बन के आ जाएंगे? 5। ये 5 स्पेस में एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बनाएंगे, उस अरेंजमेंट का नाम होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब 5 प्योर ऑर्बिटल मिक्सर में जाएंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आएंगे, उन 5 का स्पेस में एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बनता है, उस ऑटोमेटिक अरेंजमेंट का नाम रहेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अभी सिर्फ नाम लिख रहे अपन है ना, डिटेल में इनको एक एक को पढ़ेंगे अभी अपन। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कैसा दिखता है? तो इधर देखिएगा, अभी मैं बस डायग्राम बना दे रहा हूं, फिर इसकी ज्योमेट्री पे अपन बात कर लेंगे डिटेल में जब ये केस आएगा। इसमें 2 तरह की पोजीशंस पे हम लोग बात कर रहे होंगे, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। तो अभी तो सिर्फ अपन इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसमें अब इधर देखो, इसमें क्या कोई डी ऑर्बिटल, यहां पर नाम भी लिख देता हूं, ये हो गया sp2, ये हो गया sp3। यहां से भी गिन सकते हो, 1 s और 3 p, टोटल कितने हो गए? 4। 1 s और 2 p कितने हो गए? 3। यहां पर 5 है तो 1 s, फिर p3 और फिर d। इन केस में डी ऑर्बिटल का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। जो डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा सबसे पहले, उसका नाम है dz²। क्या नाम है इसका? याद करिए, हमने बोला था dx² y² और dz² पाए बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर वो पाए में पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनको क्या बनाना है? सिग्मा। और सिग्मा बनाने के लिए वो ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक बात समझना, ये प्योर ऑर्बिटल से नहीं बनाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन से बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि प्योर ऑर्बिटल से जो सिग्मा बॉन्ड बनता था SS SP PP, वो डायटोमिक में बनता था, और डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना लोगे? 2 एटम के बीच में कितने सिग्मा बना लोगे? एक ही तो बना पाओगे, ज्यादा से ज्यादा 2 कैसे बना लेगा भाई? 2 ही तो एटम है। तो वो किससे बनेगा? या तो S से बन जाएगा या P से बन जाएगा। D की कभी डायरेक्टली सिग्मा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर अगर डायटोमिक से बाहर आ गए तो पॉलीएटॉमिक में आ जाओगे। पॉलीएटॉमिक आते ही प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो dz² है ना, ये हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। एक काम करें, इसके आगे के जो 2 केस हैं वो भी लिख देता हूं, फिर उसको आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर अगर H की वैल्यू पे हम लोग बात कर रहे थे, तो H अभी 5 तक हमने समझ लिया। मान लीजिए H की वैल्यू क्या आ जाती? 6। H की वैल्यू 6 आने का मतलब क्या है? 1 S 3 P और 2 D मिक्सिंग में चले जाते हैं, नाम बन जाता है sp3d2। sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया, इसका मतलब है कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हुए बेटा? 6। 6 का जो स्पेस में ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बन के आता है उसे बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल का एक और नाम होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल। 2 नाम होते हैं इसके, स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल दे या फिर ऑक्टाहेड्रल बोल दे। और ये देखने में ऐसा दिखेगा कि एक स्क्वायर बन रहा है प्लेन पे, बोर्ड पे, और स्क्वायर से एक चीज बाहर है और एक चीज अंदर है। पर वो बोर्ड वाला जो z एक्सिस है अपन ऐसे ही दिखा पाएंगे, उसको बाद में अभी हम 3D में इमेजिन कर लेंगे। तो ये इस तरह का कुछ आपको बोर्ड पे ये स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसके अंदर कितने डी ऑर्बिटल यूज हुए? 2। जो 2 डी यूज में आएंगे मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए dz² और dx²y², क्योंकि ये दोनों पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। लास्ट केस पे आ जाते हैं। मान लीजिए 6 के बदले 7 प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए, तो 7 प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे तो 7 ही क्या बनेंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 7वां जो ऑर्बिटल जाएगा वो भी डी होगा, तो sp3d3 विल बी द नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर H=7 पे जो हाइब्रिडाइजेशन बन के आएगा वो आएगा sp3d3, और यहां पर जो ज्योमेट्री बनेगी उस ज्योमेट्री का नाम होगा बेटा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और इसको जब हम बनाएंगे तो एक पेंटागन बनाना है पहले आपको बोर्ड पे, प्लेन पे, और इस पेंटागन के बाद जो 5 एटम है, साइड एटम है, वो तो पेंटागन पे बन जाएंगे। और 2 साइड एटम कैसे आएंगे? इस पेंटागन से बाहर की तरफ और पेंटागन से अंदर की तरफ। इधर देखना है ना, ये तीनों का कहानी एक जैसा है। इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
स्क्वायर बायपिरामिडल, बायपिरामिडल कॉमन चल रहा है, पेंटागोनल बायपिरामिडल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइगोनल है ना, ये ट्राइगोनल कहने का मतलब है कि बोर्ड वाले प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर एक ट्राइंगल बना दो। ये जैसे अपन ने 1 2 3 ये ट्राइंगल बनाया, तो ये वाले प्लेन पर आपने क्या बना दिया? एक ट्राइंगल। ये सेंट्रल एटम है, इसके आजू बाजू में एक ट्राइंगल आपने बना दिया ये। और एक बाय पिरामिडल कहने का मतलब इससे परपेंडिकुलर, तो जेड एक्सिस पर एक इधर और एक इधर, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक ट्राइंगल बना और उसके आसपास एक पिरामिड बनेगा, कैसे बनेगा भी देखेंगे। यहां पर क्या नाम आया? स्क्वायर बाय पिरामिडल। मतलब इसी प्लेन पर सेंट्रल एटम के आजू बाजू में 1 2 3 4 एक स्क्वायर बना दो साइड एटम से, और स्क्वायर से एक सेंट्रल एटम से बाहर और एक सेंट्रल एटम से अंदर, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर बाइपिरामिडल। फिर क्या बना रहे हो? पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो सेंट्रल एटम के आसपास एक पेंटागन बनाइए, और इस पेंटागन से एक इधर और एक इधर, तो इसको बोला जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ये जो बाहर और अंदर वाला है, इसको अपन बोर्ड पे इस तरह से तो दिखा नहीं सकते, तो अपन बोर्ड पे इस तरह से बना देते हैं कि भाई ये जो डॉटेड लाइन हम लोग यहां पर बना रहे हैं या यहां पर बना रहे हैं या फिर यहां पर बना रहे हैं, ये प्लेन पर नहीं है, प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम हो जाता है पेंटागनल बाइपिरामिडल। यहां पर कितने डी यूज में आ रहे बेटा? 3। 3 डी में से पहला डी होगा डी जेड स्क्वायर, दूसरा होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और तीसरा जो डी आता है वो पक्का है कि डी एक्स वाई ही होगा। कारण क्या है वो देखते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। मार्कर मार्कर अलग अलग कलर के दे दो। छह छह ले आना, अलग अलग कलर के मिल जाएगा। चार को ब्लैक ला देना और दो अलग कलर। दो तीन और ला देना, दो और। लिख लिया भाई ये वाला सबने? इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट।
आज इवनिंग में डाउट टाइम दूंगा, टेलीग्राम चेक कर लेना, मैं अपडेट कर दूंगा मतलब आफ्टरनून में। तो अगर कोई डाउट वाउट होगा तो उस समय पे आ जाना आप लोग, है ना। चलिए, है ना। अब ये जो अभी आपके सामने केसेस हम लोगों ने पढ़े, अब इसमें कुछ और बातें हम लोग कर रहे हैं जो डिटेल में हमको समझने की जरूरत है, ध्यान सुनिएगा, है ना। बेटे यहां पर एक टर्म हम लोगों ने यूज करी है, टर्म का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इस पूरे टॉपिक में दो तरह की टर्म मार्केट में पहले यूज हुआ करती थी। एक टर्म थी ज्योमेट्री और एक टर्म था शेप। ठीक। फिर बाद में एक क्वेश्चन आया नीट में, फिर आंसर की आई, फिर पता चला लोगों को, उसके बाद से दो टर्म और यूज होने लग गई। फिर लोगों ने नोट्स वोट चेक किए, किसी ने वीडियो लेक्चर देखे, फिर पता चला कि दो तरह की टर्म होती है। ज्योमेट्री शेप नाम का कुछ नहीं होता, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक होता है मॉलिकुलर ज्योमेट्री। तो यहां पर अब हम जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो दो टर्म के ऊपर यूज होगा, एक टर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक टर्म होगा मॉलिकुलर ज्योमेट्री। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिकुलर ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ टर्म पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिकुलर ज्योमेट्री दो तरह के टर्म यूज होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है आइडियल ज्योमेट्री। क्या मतलब होता है आइडियल ज्योमेट्री? मतलब रियलिटी में किसी भी हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, मतलब एसपी आया तो उसका आइडियल ज्योमेट्री लीनियर ही होगा, sp2 आया तो उसका आइडियल ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो रियलिटी में टेट्राहेड्रल ही होगा, sp3d आया तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा। ये इनकी आइडियल ज्योमेट्री है। लेकिन जब लोन पेयर आएंगे तो इनके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ डिस्टॉर्शन आएंगे। वो डिस्टॉर्शन के बाद वाली जो कहानी होगी उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिकुलर ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोल दूं या आइडियल ज्योमेट्री बोल दूं, कहानी एक ही है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइडियल ज्योमेट्री। अब आगे बात समझिएगा। यहां पर जो केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, थैंक यू, यहां पर जो केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं उन केसेस के अंदर हम लोग वन बाय वन इन केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा अप्लाई करके बता रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में मॉलिक्यूल दिया जाता PCl5 और बोला जाता हाइब्रिडेशन निकाल लो। अब हमें या तो डायरेक्टली पता हो तो बात ही खत्म है, नहीं पता है तो निकालना कैसे, तो उस पर बात करते हैं। मुझे बताइए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, है ना। यहां पर बताइए जो मॉलिक्यूल है ये मोनोसेंट्रिक है या पॉलीसेंट्रिक है? मोनोसेंट्रिक। फॉर्मूला काम कर जाएगा, कोई परेशानी नहीं। पॉलीसेंट्रिक में नहीं लगाना है, याद दिलाते रहूंगा। फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। साइड एटम कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन अगर साइड एटम में आता है तो कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल। सिंगल बॉन्ड बनाने वाले कितने साइड एटम है? 5। तो ये इसका मतलब यही होता है सिंगल बॉन्ड बनाने वाले साइड एटम, है ना। इसके बाद इसके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, तो बस इसको एज इट इज रखा, ये और ये तो आया ही नहीं यहाँ पर, और इसको क्या कर दिया? हाफ। 10/2 कितना आएगा? 5। जैसे ही H का वैल्यू 5 आया, H का वैल्यू 5 आते ही हमें समझ में आ गया कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। तो अभी तक हमने जो टेबल बनाया वो ये सब चीजें बताने के लिए। और sp3d आया तो आपसे पूछ सकता है कि भैया PCl5 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, तो आंसर विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसमें कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है? तो d²। इस तरह की बातें अभी हम कर रहे हैं। ठीक है। आइए अब इन सारे केसेस को वन बाय वन डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो कहानी यहां पर आ रहा है बेटा, वो हमें समझना है sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब sp हाइब्रिडाइजेशन की कहानी क्या है, तो आइए उसको देखते हैं। पहला जो टाइप है, इधर देखिएगा, पहला जो टाइप है वो कौन सा आ रहा है? sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो इस sp हाइब्रिडाइजेशन पे बात करें। sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या हो गया और उसकी ज्योमेट्री लीनियर वीनियर कैसे क्या आ रही है, उसको 3D में कैसे इमेजिन करना है। फिर हमने एक और बात लिखी थी कि पॉली एटॉमिक में जो ओवरलैपिंग होगी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल, तो वो सब बातें देख रहे हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है कितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स हुए? 2, एक s और एक p। अब आप खुद इमेजिन करिए, जब एक s और एक p को मिक्सर में डाला तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या? 2। उन दोनों का नाम क्या होगा?
sp और sp, है ना। डेफिनेशन बोल रहा हूं इसके बारे में, एक डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं ताकि आगे कभी डेफिनेशन वगैरह की चीजें आ जाए तो अपने को क्लैरिटी रहे, एक बार लिख लेते हैं। व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल, इधर देखें, वन s एंड वन p, वन s एंड वन p, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। जिसके समझ आता हो ठीक है, तो वो देखो। When one s and one p orbital intermix with each other, when one s and one p orbital intermix with each other to produce two new sp hybrid orbital, to produce two new sp hybrid orbital, to produce two new sp hybrid orbital, है ना। तो ये अपना बेसिकली sp हाइब्रिडेशन हो गया। क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है दोनों में? ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले शेल का एस और पी, अरे वो एस और पी तो किसी भी शेल का हो सकता था, वो हो सकता है 3s और 3p होता, वो हो सकता है 4s और 4p होता, तो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। हमने यहां पर बोला कि जो प्योर ऑर्बिटल मिक्स हुए और उनसे क्या बना बेटा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। ध्यान सुनिएगा, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना है उसके अंदर एस भी मिक्स हुआ है और पी भी मिक्स हुआ है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसमें कितना परसेंटेज s कैरेक्टर होता है और कितना परसेंटेज p कैरेक्टर होता है। आपने कितने ऑर्बिटल मिक्स किए, एक s और एक p, एक और एक मिक्स किया, टोटल कितने बन गए, दो। तो इन दो ऑर्बिटल में से s का कैरेक्टर कितना आएगा, 50%, और p का भी कितना आएगा, 50%। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, बचपन से ये तो सीखा ही है कम से कम, है ना। मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, यही तो होता है। तो अब अपन, इसका मतलब है कि टोटल ऑर्बिटल कितने बने और किस ऑर्बिटल का परसेंटेज निकालना है, उस पर चर्चा हो रही है। मान लो आपको एस का परसेंटेज निकालना है, टोटल ऑर्बिटल कितने बने, दो, दो में से एस का कितना ऑर्बिटल है, एक, तो 1/2 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 50%। तो इस तरह से आप निकालते हुए चलेंगे ना आगे भी। तो इसका मतलब है यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया, 50%, क्योंकि दो में से एक एस है और एक पी है। ये एस कैरेक्टर काम आएगा, याद करिएगा, ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना, वो सब चीजें आ जाएंगे आगे। तो यहां पर आप आइए, ये परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर लिखा अपन ने। इसके बाद जो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इनका स्पेस में एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बन के आएगा। उस ऑटोमेटिक अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बन के आती है उसका नाम अभी हमने पढ़ा था, क्या होगा, लीनियर। वो लीनियर कैसे दिख रहा होगा, तो एक सेंट्रल एटम ए होगा और उसके आजू बाजू में दो साइड एटम बी आएंगे और इनके बीच का एंगल कितना का होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसके लिए अगर कोई बोले कि बॉन्ड एंगल कितना है, तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। दिस इज द आइडियल एंगल ऑफ sp हाइब्रिडेशन। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना। टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देने का मतलब है कि इस टॉपिक में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे तो मैं किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ वो एक बार आपके दिमाग में फिट कर देता हूं, ताकि बार बार जब हम बोले तो रिपीटेड वे में हमको एक पैटर्न समझ में आए। sp हाइब्रिडेशन होने का मतलब है एक प्योर s और एक p मिक्सिंग में गया। आपने देखा h का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। 2 का मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर एक एग्जांपल भी लिख देता हूं, वहां से शुरू करते हैं क्योंकि एग्जाम में तो एग्जांपल ही आएगा। देखिएगा, मान लीजिए एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल में हमने ले लिया BeF2। मुझे बताइए बेरिलियम मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल, एस ब्लॉक है। और फ्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली, लेकिन बेरिलियम के सभी हैलाइड कोवेलेंट। हाइब्रिडाइजेशन केवल कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का निकलता है, ये बात अभी इसे दिमाग में फिट कर लीजिए ना। आयनिक बॉन्ड का कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकल सकता। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। BeF2 कोवेलेंट है, कोवेलेंट के लिए क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। कोवेलेंट में दो तरह के मॉलिक्यूल आपके सामने आएंगे, डायटोमिक या फिर पॉलीएटोमिक। चेक करिए, डायटोमिक है या पॉलीएटोमिक, पॉली है। डायटोमिक होता तो क्या लगता, VBT। डायटोमिक के लिए क्या लगेगा, VBT। पॉली के लिए क्या लगेगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन के लिए तरीका क्या बताया, हाफ V + M - C + A। मुझे बताइए सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम।
बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ग्रुप 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। साइड एटम में कौन आ रहा है? फ्लोरीन। चेक करते जाएगा, अभी कुछ लिखिए मत, समझिए पहले चीजों को, है ना। 1 2 3 एग्जांपल अच्छे समझ लीजिए तो चीजें आपके पैटर्न में आ जाएंगी, फिर आराम सॉल्व हो जाएगा। साइड एटम, और क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आना ही है, इसके मतलब पेपर बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। तो आई देखिए, सेंट्रल एटम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 4 मत बना देना, बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2 ही बनेगा, है ना। आइए, साइड एटम में कौन आ रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जब साइड एटम में आता है तो फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल। तो एक फ्लोरीन इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। भैया बेरिलियम की जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों अनपेयर हो चुके हैं, कोई कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? अनपेयर्ड की पेयरिंग। कितने अनपेयर्ड पड़े हुए हैं? 2। फ्लोरीन आया, एक अनपेयर्ड लेके आया, पेयरिंग कर ली। दूसरा फ्लोरीन आया, एक और अनपेयर्ड लेके आया, पेयरिंग कर ली। 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा। बताइए, अगर यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनूं तो क्या 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मुझे बताइए, अगर मैं लोन पेयर देखूं तो सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर दिख रहा है? 0। अगर मैं H का फॉर्मूला देखूं तो H का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और अगर मैंने इन दोनों को ऐड करा तो H का वैल्यू क्या आ गया? 2। H का वैल्यू 2 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp। तो एग्जाम में ये मॉलिक्यूल आएगा और इस मॉलिक्यूल से मुझे पता करना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तरीका हमने देखा, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ गया? sp। ये तो एक तरीका हुआ, हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस अभी बाकी है। अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या निकाला बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आइए, दूसरा तरीका जो था, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस है। इससे भी सॉल्व करते हैं, दोनों की प्रैक्टिस करते चलिएगा। ये भी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको इलेक्ट्रॉन बनाने और बॉन्ड बनाने, खत्म हो जाता है काम, ठीक है। हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस है। मुझे बताइए, सेंट्रल एटम इसमें कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये इसका M का मतलब क्या होता है? ऐसे साइड एटम जो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। क्या फ्लोरीन ऐसा साइड एटम है जो सिंगल बॉन्ड बनाना पसंद करता है? बेटा यस। कितने फ्लोरीन है? 2। तो यार 2 लिख दीजिए। एक होता तो 1 लिख देते, 4 होते 4 लिख देते। कोई चार्ज इनके ऊपर नहीं है तो C और A नहीं आएगा। 4/2 किया तो कितना आ जाएगा? 2। 2 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा? sp। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा आ गया? sp। दोनों में से कैसे भी सॉल्व कर लो, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। अब सुनिएगा आगे की कहानी। सेंट्रल एटम के लिए H की वैल्यू कितनी आ गई? 2। H की वैल्यू 2 आने का मतलब क्या हुआ? H की वैल्यू 2 आने का मतलब यह हुआ कि सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी है? 2। लाइनों को सुनते जाइएगा। H का वैल्यू 2 आया, 2 का मतलब है सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 2। और वो जो 2 पोजीशन बन के आएंगी वो लीनियरली बन के आएगी, क्योंकि वही उनका मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। तो सेंट्रल एटम बेरिलियम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 2 पोजीशन तैयार करी। और बेटा ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आए, दोनों का नाम क्या होगा? sp। और इसका भी नाम क्या होगा? sp। ये मैंने मेजर लोब दिखा दिए, इसका माइनर लोब इधर होगा और इसका माइनर लोब इधर होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग में तो मेजर लोब को ही पार्टिसिपेट करना है। मुझे बताइए, बेरिलियम के इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम भी क्या है? sp। ये बेरिलियम ने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। कल मीथेन जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन इतना ही होता है। अब इसके आगे की कहानी ओवरलैपिंग होती है। बेरिलियम ने देखा कितने फ्लोरीन बॉन्ड बनाने आ रहे हैं? 2। तो मुझे 2 ओवरलैपिंग करानी है, और ओवरलैपिंग क्यों होती है? अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए होती है। तो बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने का सोचा। क्या बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस। एक को यहां रख देगा और एक को यहां रख देगा, ताकि 2 तरफ से ओवरलैपिंग हो सके। अब ओवरलैपिंग करने के लिए साइड एटम कौन आ रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो S में होता है, P में होता है, D में होता है, F में होता है। कहां होता है? P में। P का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल? स्फेरिकल, सॉरी डंबल। P का शेप कैसा होता है? डंबल। अगर P का शेप डंबल है तो बेटा ये फ्लोरीन आया, अपना P ऑर्बिटल लेके आया। P ऑर्बिटल मतलब डंबल शेप का ऑर्बिटल लेके आया और इसके साथ क्या कर ली? पेयरिंग। इधर से एक और फ्लोरीन आया और वो भी अपना P ऑर्बिटल लेके आया डंबल शेप वाला, और यहां पर क्या कर ली? ओवरलैपिंग। ये पूरा एक डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम में सिर्फ एलिमेंट्स को देखिए, तो यहां पर कौन आ रहा है? बेरिलियम। यहां पर कौन आ रहा है? फ्लोरीन। और यहां पर कौन आ रहा है? फ्लोरीन। और क्या इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिख रहा है बेटा? यस। ये जो ज्योमेट्री बन के आई, इसी ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोल देते हैं? लीनियर। और इसका जो बॉन्ड एंगल बन के आएगा वो कितना बन के आएगा? 180 डिग्री। दिस इज द आइडियल बॉन्ड एंगल। अब हम बार बार ये ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाते तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, यहां पर जो ये ऑरेंज और येलो का ओवरलैपिंग होता हुआ दिख रहा है, इसमें ऑरेंज वाला ऑर्बिटल कौन सा है? sp।
येलो वाला ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है? पी। तो इस ओवरलैपिंग को आप बोलोगे एसपी, पी ओवरलैपिंग। और इस वाले ओवरलैपिंग को देखो तो ऑरेंज वाला अगेन एसपी है, और ये येलो वाला जो आ रहा है वो अगेन पी है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? एसपीपी ओवरलैपिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि BeF2 में कौन सी ओवरलैपिंग है, एसएस है, एसपी है, sp2s है, क्या है क्या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम का तो sp ऑर्बिटल और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा spp ओवरलैपिंग। ये तो अपन ने बोर्ड पे लिखा, अब 3D में इमेजिन करिए। बेरिलियम आपने ये सब कर लिया, H का वैल्यू कितना आ गया? 2। H का वैल्यू 2 आने का मतलब है बेरिलियम ने अपने आसपास कितने ऑर्बिटल तैयार करे? 2। इन दोनों ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp और sp। ये देखिए ये बेरिलियम है, इसने अपने आसपास 2 ऑर्बिटल तैयार करे। इस ऑर्बिटल का नाम भी क्या है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल का नाम भी क्या है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बेरिलियम ने 2 ऑर्बिटल तैयार कर लिया। अब बॉन्डिंग करने के लिए साइड एटम कौन आ रहा है? फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन है? 2। एक फ्लोरीन यहां आके ओवरलैप कर रहा है और एक फ्लोरीन यहां आके ओवरलैप कर रहा है। जब ये ओवरलैप कर रहा है तो बेटा इस बेरिलियम का जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है? sp। और फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल आया वो कौन आया? p। तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे? sp p ओवरलैपिंग। इसमें देखिए बेरिलियम का जो ऑर्बिटल है वो कौन है? sp। और फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल आ रहा है वो कौन आ रहा है? p। तो ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे? spp ओवरलैपिंग। बेरिलियम फ्लोरीन फ्लोरीन। स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। क्या ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? प्लेनर। तो आगे इस पे ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भैया कौन प्लेनर है कौन नॉन प्लेनर है, बताइए ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? प्लेनर। और प्लेनर है चाहे नॉन प्लेनर हो, आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन। क्या ये तीनों एटम एक ही प्लेन पे आ रहे हैं? तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने हो जाएंगे? 3। तो ये इसका आंसर आएगा। पहले काम करें, ये जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करिए, सेकंड नंबर पे आते हैं। ये जितने भी केस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब विदाउट लोन पेयर वाले केसेस हैं। पहले आइडियल केसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वाला कॉलम लिखिए बेटा सबने। चलिए ना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा। अभी हम लोगों ने फर्स्ट केस के ऊपर बात करी जिसका नाम क्या था? sp हाइब्रिडेशन। मैं sp हाइब्रिडेशन का एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा, बताइएगा मुझे।
अभी जो ये मॉलिक्यूल हमने लिया था, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या था? BeF2। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में जो मॉलिक्यूल दिया जाता वो BeF2 के बदले होता BeH2, चेक करिएगा, और आपको बोला जाता कि इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालना है। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए देखिए क्या ये डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है? पॉली का हाइब्रिडाइजेशन निकल सकता है। हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलेगा? सेंट्रल एटम का। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हम लोग हाफ V+, -C+ लगा रहे हैं, पर उसके लिए हमें बोर्ड की या कॉपी पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, माइंड में कैलकुलेशन होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम का भी ध्यान रखना है। प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो हो जाएगा। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, हाफ, और ब्रैकेट में आ गया 2। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है या नहीं है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 + 2 4। चार्ज कुछ भी नहीं है, और 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ है क्योंकि, तो कितना आ गया? 2। H का वैल्यू क्या आ गया? 2। ध्यान सुनिएगा, H का वैल्यू 2 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp होने का मतलब है बेरिलियम ने अपने आसपास कितने पोजीशन तैयार करे? 2। ये भी sp और ये भी sp, क्योंकि वो 2 तो लीनियर ही आएंगे। अब मुझे बताइए बॉन्ड बनाने के लिए साइड एटम कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। मुझे बताइए बेरिलियम का ये जो ऑर्बिटल था इसका नाम क्या था? sp, और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल आएगा वो कौन आएगा? s। तो इस ओवरलैपिंग का नाम क्या हो जाएगा? s ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग का नाम भी क्या हो जाएगा? s ओवरलैपिंग। मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन आता और यहां पर क्लोरीन आता, तो बताइए ये वाली ओवरलैपिंग कौन सी होती है? sps, और ये वाली spp ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग इस तरह से चेंज होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल। तो ये हम चेक करते हुए चल रहे होंगे, है ना। आइए यहां पर अगले केस की तरफ चलते हैं। अभी पहला हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने डिस्कस करा, आते हैं सेकंड नंबर के हाइब्रिडाइजेशन पे। सेकंड नंबर का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चेक करिएगा, एग्जांपल से समझना चालू कर रहे हैं। इधर देखिएगा रिवर्स, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आएगा ना, ये सब तो ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल आपको दिया गया एग्जाम में, और बोला गया कि आपको हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री वगैरह वगैरह ये वो सब कुछ निकालना है। बेटा बोरॉन सेंट्रल एटम है, बोरॉन कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप नंबर 13। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। 3 इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम ज्योमेट्री तो पढ़ रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ बॉन्ड निकालना सीख रहे हैं। फ्लोरीन साइड एटम है, फ्लोरीन अगर साइड एटम में आता तो कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल। तो एक फ्लोरीन इसके साथ पेयरिंग करेगा, एक फ्लोरीन इसके साथ पेयरिंग करेगा, एक फ्लोरीन इसके साथ पेयरिंग करेगा। 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, 2 एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर। बोरॉन पे कोई लोन पेयर नहीं है। हम लोग अभी वही केस पढ़ रहे हैं जहां पर कोई लोन पेयर नहीं आ रहा होगा, आइडियल केस पढ़ रहे हैं, लोन पेयर फिर इसके बाद देखेंगे। 3 + 0, H का वैल्यू 3, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये तो मुझे पता चल गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या गया? sp2। हाफ V+m - C+ लगा लीजिए। बेटा बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट है या नहीं है? कितने फ्लोरीन है? 3। सिंगल बॉन्ड बनाने वाले 3, चार्ज इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। सॉल्व करने पर आ जाएगा 6/2, 6/2 का मतलब है 3, 3 का मतलब क्या हो जाएगा? sp2। अब इतने से हमने क्या समझा वो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि BF3 अगर आ गया तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। H का वैल्यू कितना है? सॉरी sp2, और H का वैल्यू कितना आ गया? 3। H का वैल्यू 3 आने का मतलब बोरॉन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी है? 3। वो जो 3 पोजीशन तैयार होंगी ना, वो 3 स्पेस में एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बना के आएगा, और उस ऑटोमेटिक अरेंजमेंट का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। और वो ट्राइगोनल प्लेनर के ये जो तीनों ऑर्बिटल बन के आएंगे, इनका नाम क्या होगा? S होगा या PX होगा या PY होगा या क्या होगा? sp2, 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 तीनों का नाम sp2, sp2, sp2। वो जो ऑर्बिटल बन के आएंगे उसमें S कैरेक्टर कितना होगा? 33.3%, और P कैरेक्टर कितना होगा? 66%, है ना। कैसे निकाला परसेंटेज? टोटल ऑर्बिटल कितने? 3। 3 में से S कितना है? 1। तो S का कैरेक्टर हो जाएगा 1/3 इंटू 100, और P कितने हैं? 2, तो 2/3 इंटू 100, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा जो ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, इसका मतलब क्या है? बोरॉन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 3 पोजीशन तैयार करी। वो तीनों पोजीशन जो बन के आया, ये सारे मेजर लोब दिखा रहा हूं, ये ऑर्बिटल कौन सा कहलाएगा? sp2, sp2 और sp2। ये जो तीनों ऑर्बिटल बन के आए, ये तीनों स्पेस में एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बना के आए। उस ऑटोमेटिक अरेंजमेंट का नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। आप देखो जरा इसको ध्यान से, क्या अगर इसके ये टिप को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या एक ट्राइगोनल बनता हुआ दिख रहा है आपको? और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये क्या पूरा एक ही प्लेन पे बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। हर नाम के पीछे कुछ लॉजिक है, वो भी समझते हुए चल रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कौन आ रहा है साइड एटम में? फ्लोरीन। बोरॉन के पास यहां पर अनपेयर्ड, यहां पर अनपेयर्ड, यहां पर अनपेयर्ड, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। बॉन्ड बनाने के लिए कौन आ रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में बैठा होता है? S में होता है या P में होता है? P में। तो फ्लोरीन जब आएगा
तो अपना पी ऑर्बिटल लाएगा और इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, पी का शेप डंबल। फ्लोरीन जब आएगा तो अपना पी ऑर्बिटल लाएगा, इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा, और फ्लोरीन जब आएगा तो अपना पी ऑर्बिटल लाएगा और इसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएगा। अब ये जो ओवरलैपिंग बन रही है, इस ओवरलैपिंग का नाम अगर हम लोग लिखें तो बेटा बोरॉन का जो ऑर्बिटल है वो तो sp2 है, और फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल है वो p है। बोरॉन का जो ऑर्बिटल है वो sp2 है, फ्लोरीन का ऑर्बिटल p है। बोरॉन का जो ऑर्बिटल है वो sp2 है और फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल है वो p है। तीनों जगह जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है? sp2p ओवरलैपिंग। मान लीजिए यहां पर मैं हाइड्रोजन ले आता हूं ओवरलैपिंग के लिए, तो बताइए ओवरलैपिंग कौन सी बनती है? sp2s। मान लीजिए मैं क्लोरीन ले आता तो क्या बनता? sp2p, पर p में डिफरेंट होता, ये 2p है और वो 3p होता है ना, इस तरह से। अब आइए इसको अगर हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बोरॉन बना दिया, इधर एक फ्लोरीन ऊपर है, इधर एक फ्लोरीन यहां है, इधर एक फ्लोरीन यहां है। इसको आपने जब इस तरह से ज्वाइन किया तो ये स्ट्रक्चर बन के आ गया, जिसके अगर आप सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दे तो एक ट्राइंगल बनेगा जो कि प्लेन पे होगा, और इसीलिए इसका नाम क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अब अगला सवाल क्या उठता है कि ये जो ट्राइगोनल प्लेनर आपने बनाया, इधर देखिएगा, समझते चलिए कहानी। सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। इससे पहले कितनी पोजीशन तैयार करी थी? 2। तो इससे पहले वाला जो ज्योमेट्री था, अब अपन बार बार बोर्ड पे नहीं बनाएंगे, इसको 3D में इमेजिन करना सीख लीजिए। सेंट्रल एटम ने पिछले वाले केस में 2 पोजीशन तैयार करी थी, और वो दोनों पोजीशन का स्पेस में जो ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बन के आया था वो लीनियर था, और एक यहां से ओवरलैपिंग करने आ रहा था साइड एटम, एक यहां से आ रहा था। इस बार सेंट्रल एटम ने कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। 3 पोजीशन जो तैयार करी, उन तीनों पोजीशन की अगर हम बात करें तो वो तीनों मिलकर स्पेस में एक अरेंजमेंट बना के आएंगे। इस अरेंजमेंट का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पर कौन बैठा हुआ है? सेंट्रल एटम। यहां पर एक साइड एटम आएगा, यहां पर एक साइड एटम आएगा, यहां पर एक साइड एटम आएगा। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp2। sp2 sp2 बॉन्ड बनाने कौन आ रहा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या लेके आ रहा है? p। तो ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? sp2p sp2p sp2p। इसके बाद ये जो अरेंजमेंट बन गया, यहां फ्लोरीन 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 जुड़ गया। स्ट्रक्चर को देखिए, अगर इन सबको ज्वाइन कर दे तो क्या एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है बेटा? यस। और क्या ये ट्राइंगल एक प्लेन पे आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब है ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? प्लेनर है, चाहे नॉन प्लेनर है, कुछ भी हो, अभी तो प्लेनर है, पर प्लेनर नॉन प्लेनर कुछ भी हो, हमेशा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हैं? 4। 3 तो साइड एटम, सेंट्रल को मत भूलना है ना, जल्दबाजी में बच्चा सेंट्रल भूल जाता है कई बार। तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने हैं? 4। अब मुझे बताइए ये आइडियल एंगल कितने का? 120। ये एंगल कितने का? 120। ये कितने का? तो 120 के कितने एंगल है? 3 एंगल्स है ना, ये एंगल्स लिखा हुआ मैथ्स के हिसाब से ऐसे। तो अपने पास 120 के कितने एंगल हो गए? 3। नोट करिए इसे। फर्स्ट कॉलम लिख लिया बेटा सबने? जल्दी लिखना भाई, 30 सेकंड का समय, 2 कॉलम लिखने के लिए, पहला और दूसरा।
चलिए ना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड केस के ऊपर बात करें बेटा। अगला जो केस हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया गया बेटा, CH4 तो देखो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, तो CH4 नहीं ले रहा हूं, CCl4 ले रहा हूं ना, दोनों की कहानी वैसे सेम ही है। CCl4 मान लीजिए मॉलिक्यूल आपको एग्जाम में दिया गया और पूछा गया इसके बारे में कि बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, परसेंटेज sp कैरेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात, मॉलिक्यूल को देखिए डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है बेटा, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में हम लोग वीबीटी लगाएंगे, हाइब्रिडेशन लगाएंगे। हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन के दो तरीके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, या फिर H इज इक्वल टू हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस ए। आइए पहले स्टार्ट करते हैं V प्लस एम सॉरी सिग्मा प्लस लोन पेयर से। कार्बन सेंट्रल एटम है बेटा, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ग्रुप 14 का मेंबर है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन साइड एटम में आ रहा है, क्लोरीन जब भी साइड एटम में आएगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब है यहां पर भी क्लोरीन क्या बना लेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। यहां पर भी क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड। यहां भी क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड। और यहां भी क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड। क्योंकि क्लोरीन के पास ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सेंट्रल एटम की तरह अगर क्लोरीन काम करेगा तब तो 1 3 5 7 कैसे भी बॉन्ड बना सकता है, लेकिन साइड एटम में जब आएगा तो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। अब देखिए दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड क्या बन गया बेटा? सिग्मा 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 और सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4। लोन पेयर कार्बन पे 0, H का वैल्यू 4, 4 का मतलब sp3। जैसे ही H का वैल्यू 4 आया हमको समझ में आना चाहिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। तो ये 4 ऑर्बिटल जो तैयार हुए, इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 4। उन 4 का जो अरेंजमेंट होता है, आइडियल अरेंजमेंट होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी बोला जाता है, वो क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। और उन चारों ऑर्बिटल में S का कैरेक्टर कितना होगा? 25 और P का कैरेक्टर कितना होगा? 75। क्यों हुआ? क्योंकि ऑर्बिटल कितने हैं? 4। 4 में से S कितना है? 1। तो 1/4 कैरेक्टर S का और 3/4 कैरेक्टर P का। अब आगे सुनिएगा, हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस ए से सॉल्व करते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। क्लोरीन मोनोवेलेंट होता है, साइड एटम में कितने क्लोरीन है? 4। कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, सॉल्व करने पर 8/2 करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 का मतलब क्या आ जाएगा? sp3। कैसे भी निकाल लीजिए, काम चल जाएगा। अब देखो आगे, कार्बन ने बॉन्ड बनाने के कितने पोजीशन तैयार करे? 4। वो 4 पोजीशन कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे टेट्राहेड्रल फॉर्म में। इस ऑर्बिटल का नाम बोलो क्या है? sp3। इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। बॉन्ड बनाने कौन आ रहा है? क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में बैठा होता है? P में। तो यहां से एक क्लोरीन आया, कौन सा ऑर्बिटल लेके आया? P, डम्बल। यहां से एक क्लोरीन आया, कौन सा ऑर्बिटल लेके आया? P। यहां से एक क्लोरीन आया, कौन सा ऑर्बिटल लेके आया बेटा? P। और यहां से भी एक क्लोरीन आया, कौन सा ऑर्बिटल लेके आया? P। ये जो ओवरलैपिंग यहां पर होती हुई दिख रही है, इस ओवरलैपिंग का नाम बता सकते हैं क्या? क्या होगा? इसका आ रहा है sp3 और क्लोरीन का आ रहा है P। इसका नाम बताइए? sp3p। इसका नाम बताइए? sp3p। और इसका नाम भी क्या हो जाएगा? sp3p। तो ये ओवरलैपिंग हो गई। अच्छा मान लीजिए इसको अगर हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करें तो कार्बन यहां पर बैठा हुआ है, एक हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन। एक क्लोरीन यहां है, एक क्लोरीन यहां है, एक क्लोरीन यहां है और एक क्लोरीन यहां है। इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टेट्राहेड्रल। लेकिन ये बोर्ड पे बना है अभी, इधर ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर अभी किस पे बना है? बोर्ड पे। रियलिटी में ये कैसा दिखता है, 3D में ये कैसा दिखता है? ये प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर है। बोर्ड पे ऐसे ही दिखेगा, रियलिटी ऐसा है। ये दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। कार्बन बीच में बैठा हुआ है, कार्बन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 4। 4 में से एक पोजीशन यहां है, एक पोजीशन यहां है, एक पोजीशन यहां है और एक पोजीशन यहां। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आइडियली हर जगह से एक जैसा होता है। मतलब इसको ऐसा कर लोगे तो भी वैसे ही है, ऐसा कर लोगे तो भी वैसे ही है, कैसा भी देख लो इसको, तो ये आइडियली सेम होता है हर जगह से ना। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ध्यान सुनना, बीच में कौन बैठा हुआ है? कार्बन। कार्बन ने ये जो 4 ऑर्बिटल तैयार करे है, 4 अरेंजमेंट तैयार करे टेट्राहेड्रल, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp3 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 sp3। बॉन्ड बनाने मान लो हाइड्रोजन आ रहा है तो क्या लेके आएगा? S। ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है? sp3s। फ्लोरीन आता तो P, क्लोरीन आता तो, हाइड्रोजन आता तो ये अपने से ओवरलैपिंग पूछी जा सकती है। ये डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है? पॉली। पॉली में प्योर ऑर्बिटल काम आएगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल काम है? हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल, ये हो सकता है। अगली बात सुनिएगा, स्ट्रक्चर को देखिए, इसको क्या नाम दिया गया है? टेट्राहेड्रल। अब हर ज्योमेट्री के पीछे, नाम के पीछे रीजन है। टेट्राहेड्रल क्यों बोला है? टेट्रा का मतलब 4, हेड्रल का मतलब फेसेस, फेसेस, साइड्स। मैथ्स में FACES है ना, चेहरे मत समझ लेना, 4 चेहरों वाला आदमी है ना। चले इधर देखें, वैसे तो 2 चेहरों वाले तो बहुत मिलते हैं, गहरी बात है ना।
हाँ, चलिए अभी हम यहां पर बात करें टेट्राहेड्रल, तो कितने फेसेस है इसके अंदर? चार। चार फेसेस कैसे, ध्यान सुनिएगा। ये जो पॉइंट है, टिप है जो है ना, इस वर्टेक्स को इस और इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दीजिए। इसको इससे ज्वाइन करिए और इसको ज्वाइन करिए। क्या एक ऐसा स्लांटिंग साइड बनता हुआ दिख रहा है बेटा? इसको इससे ज्वाइन करिए और इसको इससे ज्वाइन करिए, दो। इसको इससे ज्वाइन करिए और इसको इससे ज्वाइन करिए, तीन। और इन तीनों नीचे वालों को ज्वाइन करिए, चार। फिर से देखिएगा, आप जब इसको बना रहे हैं, टेट्राहेड्रल क्यों बोला? क्योंकि चार साइड बना के आप इस पूरे फिगर को सराउंड कर सकते, क्लोज कर सकते हैं। इससे इसको और इसको ज्वाइन करा, एक साइड। इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन करा, दो साइड। इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन करा, तीन साइड। और नीचे वाले तीनों को ज्वाइन करा, चार साइड। चार साइड में ये फिगर जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सराउंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रल। आगे एक नाम आएगा ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम आएगा? मतलब क्या होगा? आठ साइड बना के पूरे डायग्राम को आप कवर कर डालेंगे, उसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल, है ना। वो ऑक्टाहेड्रल काम आएगा आगे हाइब्रिडाइजेशन में, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सीएफटी वीबीटी, है ना। टेट्राहेड्रल, आगे सुनिएगा। टेट्राहेड्रल नाम का कारण हमने समझ लिया। अगला पॉइंट क्या रहा है? इसका जो बॉन्ड एंगल होता है आइडियली वो कितने का होता है? 109.5। मैंने बोला इसको ऐसे देखो, ऐसे देखो, हर जगह से बराबर है। तो आइडियली इसके सभी एंगल बराबर होते हैं। 109.5 को लिखने का मतलब है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। फिजिक्स थोड़ी बहुत आती हो तो 60 मिनट का एक डिग्री, तो लगभग 30 मिनट है, तो आधा डिग्री, तो 109.5 बोल देते हैं, या 109 डिग्री 28 मिनट्स भी इसको बोल सकते हैं। अब आगे सुनिए, हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। कोई भी स्ट्रक्चर है, हर किसी पे यही बात होगी कि प्लेनर है या नॉन प्लेनर। अभी प्लेनर नॉन प्लेनर बताते चल रहा हूं, है ना। इससे पहले जो हमने पढ़ा, लिखाया कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हम लोग प्लेनर और नॉन प्लेनर को बाद में एक और टेबल बनाएंगे जब लोन पेयर वाला, वहां लिखेंगे, बट पहले डिस्कस जरूर कर ले रहे हैं। मुझे बताइए, ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर है, पक्की बात है। प्लेनर कब होता? जब सभी एटम एक ही प्लेन पर आ जाए, कोई भी प्लेन हो पर एक प्लेन पे आ जाने चाहिए। अभी देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच। आप ये वाला प्लेन लोगे तो तीन ही आ पाएंगे। आप ये वाला प्लेन लोगे तो एक, दो और तीन, तीन ही आ पाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे ना। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं मीथेन के लिए, तो वेज एंड डैश फॉर्मूला भी तो पढ़ते हो। ये वही होता है कि भैया दो साइड एटम तो एक प्लेन पे आ रहे, एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन, इस तरह की बात होती है। ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर है क्योंकि प्लेनर होने के लिए सारे एटम एक ही लेयर पे आने चाहिए। यहां पर तीन लेयर है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। एक लेयर पे सब नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नॉन प्लेनर है। अब चाहे प्लेनर हो चाहे नॉन प्लेनर हो, हर जगह पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और वो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन। बताइए, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने होंगे? तीन। आप इन तीनों को एक प्लेन पर रख दो तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन थ्री। या फिर आप इसको इसको और इसको एक प्लेन पे ले लो तो भी मैक्सिमम एटम इन द प्लेन थ्री। या आप सामने से देखें तो एक, दो, तीन, ये एक प्लेन पे आ रहे होंगे, तो कैसे भी देख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन थ्री। अगला क्वेश्चन, यहां पर जैसे हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले वाला, वो तो हटा ही दिया, चलो, इससे पहले वाला कि भाई 120 डिग्री के कितने एंगल से? तीन। यहां पर सारे एंगल कितने हैं? 109.5। बताइए 109.5 के कितने एंगल दिख रहे हैं? दिखेंगे चार, है छह, क्योंकि ये डायग्राम 2D है। इसके टोटल एंगल 109.5 डिग्री के कितने? छह। चेक करिएगा 3D में, ऊपर वाले से चेक करिए, पहला एंगल, सारे एंगल बराबर है, बस काउंटिंग कर रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, ये सारे एंगल 109.5 के। फिर से देख लीजिएगा, पहले ऊपर वाले से कंपेयर कर रहे हैं, एक, दो, तीन, अब ऊपर वाला हटा दिया, चार, पांच, छह, ये सारे के सारे एंगल 109.5 डिग्री के। तो पूछा जाए कभी आपसे कि sp3 में 109.5 डिग्री के कितने एंगल होते हैं आइडियली, तो आंसर इज 6। नोट डाउन करिए इसे। तो हर ज्योमेट्री के पीछे रीजन है, जैसे इसको टेट्राहेड्रल बोला गया, तो टेट्राहेड्रल बोलने के पीछे का कारण आपको बता दिया, क्योंकि ये सब चीजें जानकारी में होनी चाहिए। वहां पर क्या नाम तो लिख के आ जाओगे जिस दिन रीजन आ गया कि भाई टेट्राहेड्रल बोलने के पीछे का लॉजिक क्या है, चार ये है, चार वो है, ऐसा वैसा, तो अपने को जानकारी होनी चाहिए मीनिंग क्या है।
चलिए बेटा, है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट केस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और जो अगला केस हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन पे आने से पहले, इससे पहले जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़े उनके बारे में कुछ और पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, फिर हम लोग इसके ऊपर मूव करते हैं। यहां पर पहली बार डी ऑर्बिटल का यूज आएगा और वो डी ऑर्बिटल जो आएगा वो कौन सा आएगा, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है, वो कौन सा होता है बेटा, dz²। लेकिन इससे पहले जो हमने ये sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा ना, इनके बारे में भी कोई पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। भैया यहां पर कोई डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, पर क्या यहां पर s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या नहीं है? अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ऑर्बिटल के अलावा सिर्फ इतना बोला जाता कि बताइए यहां पर ऑर्बिटल यूज्ड कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमको ये तो पता है कि यहां पर एक s और एक p ऑर्बिटल आ रहा है। sp होने का मतलब है एक s और एक p ऑर्बिटल आ रहा है, sp2 होने का मतलब एक s और दो p आ रहे हैं, और sp3 होने का मतलब एक s और तीन p आ रहे हैं। लेकिन वो ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चेक करिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आइए यहां पर अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ये s ऑर्बिटल ले लिया, सेंट्रल एटम की बात चल रही है, मान लीजिए सेंट्रल एटम के पास p ऑर्बिटल भी और d ऑर्बिटल भी, लेकिन अभी हम लोग sp वाले केस बात कर रहे हैं तो d की जरूरत पड़ नहीं रही है ना। ये s और ये p, अब p में तीन नाम होते हैं, एक तो होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। मान लीजिए हमारा जो पहला हाइब्रिडाइजेशन है उसका नाम क्या है, sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में इतना तो समझ में आ रहा है कि एक s और एक p यूज होगा, तो s तो एक ही होता है, खत्म बात। लेकिन p तो तीन होते हैं, px भी होता है, py भी होता है और pz भी होता है। तो आपसे अगर बोला जाए कि sp में जो एक p आप यूज कर रहे हो वो px होगा या py होगा या pz होगा, तो आंसर है कि कोई भी हो सकता है। s के साथ px भी मिक्सिंग में जा सकता है, s के साथ py भी मिक्सिंग में जा सकता है, और s के साथ pz भी मिक्सिंग में जा सकता है। मतलब जब आप मिक्सर में एक s और एक p को डाल रहे होंगे तो s तो एक ही होता है, लेकिन p का px भी जा सकता है, py भी जा सकता है, pz भी जा सकता है, तीनों में से कोई भी जा सकता है, क्योंकि तीनों की कहानी जो बन के आएगी वो सेम बन के आएगी। लेकिन मान लीजिए अभी तो हमने बोला कि s के साथ px भी जा सकता है, s के साथ py भी जा सकता है और s के साथ pz भी जा सकता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में उसको ऐसा क्वेश्चन बना के पूछना हो जहां पर वो क्लियरली आंसर चाहता है कि s के साथ px है या py है या pz है, मुझे बताइए इसकी ज्योमेट्री कैसी बन रही थी, लीनियर, यही तो बन रही थी। लीनियर का मतलब क्या हो गया, एक लाइन बनेगी। क्या लाइन को आप एक तरह से देखो तो क्या ये एक एक्सिस है या नहीं है? अब अगर उसको क्लियर आंसर चाहिए कि s के साथ px जा रहा है या py जा रहा है या pz जा रहा है, तो उसको आपको क्वेश्चन में कुछ हिंट देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हिंट देनी पड़ेगी। मान लो उसने बोला कि s एंड p या द लीनियर शेप जो बन रहा है, लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर शेप जो बन रहा है वो अलोंग द x एक्सिस बन रहा है। इसका मतलब है s के साथ कौन सा p गया होगा, px, पक्की बात है। इस बार तीनों में से कोई भी नहीं जा सकता, px ही गया होगा। मान लो उसने बोला था लीनियर शेप इज फॉर्म्ड अलोंग द y एक्सिस, तो इसका मतलब है s के साथ py गया। मान लो उसने बोला था लीनियर शेप इज फॉर्म्ड अलोंग द z एक्सिस, तो फिर s के साथ कौन गया होगा, pz। मतलब यहां पर वो आपको एक एक्सिस के बारे में मेंशन करके देगा और एक्सिस के बारे में मेंशन करके देगा, तो आप समझ जाएंगे कि s के साथ कौन सा p जा रहा है। लेकिन अगर कोई एक्सिस वैक्सिस मेंशन नहीं करा तो तीनों में से कोई भी p जा सकता है, क्योंकि तीनों से वही ज्योमेट्री बनेगी। सेकंड नंबर का केस देखिए, मान लीजिए sp2 के बारे में बात करता और sp2 में बोलता कि s के साथ जो दो p जा रहे हैं वो दो p कौन से हैं, तो बेटा कोई भी दो p जा सकते थे। s के साथ px py भी जा सकता था, s के साथ px pz भी जा सकता था, और s के साथ py और pz भी जा सकता था। दो p जाने हैं, दोनों कोई भी हो सकते हैं, xy हो सकते हैं, xz हो सकते हैं और yz हो सकते हैं। तीनों का जो अरेंजमेंट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आपसे पूछे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा कॉम्बो जाता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन अगर उसे एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए तो उसे आपको क्वेश्चन में हिंट के फॉर्म में प्लेन देना होगा। क्या देना होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेन देना होगा। मान लो उसने बोला कि जो भी मॉलिक्यूल है उसका जो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है वो XY प्लेन पर बन रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि S तो तीनों एक्सिस पे होता, तो S से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन कौन सा P गया होगा, PX और PY, इससे पता चलेगा। मान लो उसने बोला जो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है वो YZ प्लेन पे बन रहा है, तो इसका मतलब है S के साथ कौन सा Y गया होगा, PY और PZ।
मान लो उसने बोला जो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है वो ZX प्लेन पे बन रहा है, तो S के साथ कौन क्या होगा, PX और PZ। ये क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, पर ये क्लैरिटी अपने दिमाग में होना चाहिए कि क्या कहने का मतलब है। और मुझे बताओ अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो क्या अभी एटम जो sp2 का मतलब है, मान लो ये ले लिया मैंने px py है ना, तो s के साथ कौन कौन चला गया, px और py तो मिक्सर में चले गए, क्या एक p ऑर्बिटल अभी भी बचा हुआ है। ये p ऑर्बिटल जो बच रहा है ये हाइब्रिडाइजेशन में गया कि नहीं गया, जो हाइब्रिडाइजेशन में गया वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो नहीं गया वो क्या कहलाएगा, प्योर ऑर्बिटल। तो अभी क्या यहां पर एक प्योर p ऑर्बिटल बचा हुआ है आपके पास, आगे जाके ऑर्गेनिक में रेजोनेंस पढ़ोगे तो वहां p ऑर्बिटल काम आएगा ना, उसी पे चर्चा चल रही है, ध्यान सुनिएगा। जब आप इसको बना रहे हो, इस डायग्राम को बना रहे हो, तो इमेजिन करना हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या आ गया, sp2। sp2 जो आप बना रहे हो कौन से प्लेन पे बना रहे हो, एक्स वाई प्लेन पर बना रहे हो। एक्स कौन है ये, वाई कौन है ये, अबे समझ में आता नहीं आता तो फिर ज्यादा मतलब नहीं है चर्चा करने का, तो तुम जैसे बैठते हो मेरे को लगता नहीं तुम्हें कुछ आता है। हाँ लगता नहीं है, मतलब आता हो भले, पर देख के प्रतीत नहीं होता ऐसा कि कुछ आता होगा तुमको, है ना। तो ये कहानी है। अब देखो यहां पर sp2 की बात कर रहे हैं, sp2 में अभी हमने कौन सा प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन। बेटा ये वाला एक्सिस एक्स है, ये वाला एक्सिस वाई, ये वाला जो प्लेन बन रहा है बोर्ड वाला प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। आपने ये ट्राइगोनल प्लेनर बना दिया, sp2 होने का मतलब इन तीनों ने मिलकर ये और ये पोजीशन बना दी। अभी क्या एक pz बचा हुआ है, यस, तो ये तो sp2 बन गया, लेकिन एक p बचा हुआ है, और वो p कैसा होगा, z एक्सिस पे होगा, pz है। z एक्सिस कौन सी है, ये वाली। तो ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, अब एक प्योर p बचा हुआ है, डंबल, और क्या वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आगे जाके वही परपेंडिकुलर वाला जो p ऑर्बिटल होता है वो रेजोनेंस में आपको यूज आएगा। तो यहां पर pz है, पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, जरूरत पड़ने पर उसका यूज किया जा सकता है। अगर मान लो यहां पर जो प्लेन लिया होता हमने xz ले लिया होता, तो x कौन सा है ये, और z कौन सा है ये, तो ये जो ट्राइगोनल प्लेनर आपका बन रहा है ना, ये ऐसा ना बन के ऐसा बन जाता है, एक्स जेड पे, एक्स और जेड पे, और अभी कौन सा p ऑर्बिटल बचा हुआ है, y, तो वो y किस पे होता है, इस पे। ये तो आपका ज्योमेट्री बन गया, और एक वेकेंट p ऑर्बिटल यहां पर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये ऑर्बिटल्स होते हैं। आगे बढ़ता हूं, इसके बाद जो तीसरा केस आता है, तीसरा केस कौन सा आता है बेटा, sp3। sp3 का मतलब s के साथ px भी गया, py भी गया और pz भी गया। क्या इसमें तीनों x y z काम में आ गए। अब इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बन सकता कि भैया कौन सा p आएगा, तीनों ही आएंगे, और तीनों ही आएंगे। इससे पहले वाला देखो, इससे पहले एक ही p आ रहा था, इसलिए लीनियर बन रहा था, लाइन बन रही थी। दो आ रहे थे, प्लेन बन रहा था। तीन आते ही 3D बन जाएगा, इसलिए ये दोनों प्लेनर बन रहे थे और ये नॉन प्लेनर, क्योंकि x पे भी है, y पे भी है, z पे भी है, तीनों एक ही प्लेन पे। ये प्लेनर हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि तीनों एक्सेस काम में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया बेटा, sp3d। अब ध्यान सुनेगा, sp3d में मैंने आपको बोला था जो d काम में आता है उसका नाम होता है dz²। वो क्यों आता है उस पर देखेंगे, अभी बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले मान लीजिए मॉलिक्यूल आपको जो दिया गया वो दिया गया PCl5, इसका जो कॉमन एग्जांपल है बेटा, फास्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है। ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। पांचों इलेक्ट्रॉन बना दिए। साइड एटम कौन आ रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन जब भी साइड एटम में आएगा कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल। बेटा 5 सिंगल बॉन्ड बने, दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा 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 और सिग्मा, 5 सिग्मा। फास्फोरस पे 0 लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर का वैल्यू 5, 5 मतलब sp3d। सिग्मा के साथ लोन पेयर जोड़ने का है, सिग्मा के साथ पाई मत जोड़ देना। जल्दबाजी में कई बार ऐसा होगा आपसे, है ना, कि हमें सिग्मा प्लस लोन पेयर जोड़ना होता है और हम सिग्मा प्लस पाई जोड़ देंगे, ऐसा होगा कभी कभी, है ना। तो ध्यान रखिए सिग्मा के साथ लोन पेयर जोड़ा जाता है। आगे बढ़ रहे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया, इसको इससे भी सॉल्व कर ले बेटा। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन मोनोवैलेंट है तो 5 क्लोरीन आ रहे, 5 + 5 10, 10 का हाफ किया 5, 5 का मतलब sp3d। दोनों से हाइब्रिडाइजेशन तो वही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि फास्फोरस ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 5। उन 5 का स्पेस में जो अरेंजमेंट बन के आता है उस अरेंजमेंट का नाम क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, शॉर्ट में बोल देंगे TBP, है ना, इस तरह से बोल देंगे। अब ये जो 5 का अरेंजमेंट है ये दिखता कैसा है, हकीकत में कैसे दिखता है, उस पर चर्चा करनी है हमें। ध्यान सुनिएगा, कैरेक्टर वेरेक्टर लिख दिया मैंने, 20% SPD आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इधर देखिएगा ये हकीकत में कैसा दिखता है। इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा,
इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इसके लिए मैंने आपको बताया कि एस के साथ px भी आ सकता है, एस के साथ py भी आ सकता है, एस के साथ pz भी आ सकता है, एस के साथ pz भी आ सकता है ना। अभी डी हटा के अगर हम सिर्फ ऑर्बिटल यूज्ड की बात करें तो ये होता है। यहां पर मैंने बोला एस के साथ px py भी आ सकता है, एस के साथ px pz भी आ सकता है, और एस के साथ py और pz भी आ सकता है ना। कब कौन आएगा वो उसके तरीका भी बता दिया, एक लाइन या प्लेन दिया होगा। तीसरे वाले में देखें तो एस के साथ तीनों ही आ जाएंगे, px भी आएगा, py भी आएगा और pz भी आएगा। अब इधर देखिएगा, इस वाले केस पे आइए, हमने डी तो पहले ही मेंशन कर दिया, नाम क्या आ रहा है sp3d, एस तो एस ही होगा, p में तीनों p आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब चर्चा होगी तो कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे, एक s, एक px, एक py, एक pz और एक d जो आएगा वो कौन सा आएगा, dz स्क्वायर। ये पक्की बात है, यही आएंगे। अभी देखो ऊपर हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब p आ सकता था तो कोई भी p आ सकता था, px भी आ सकता था, py भी आ सकता था, pz भी आ सकता था। यहां हमने बोला जब एक d आएगा तो यही आएगा, यही आएगा, हमने ये बोला है। हमने ये नहीं बोला कि यहाँ dxy भी आ सकता था, हमने ये नहीं बोला कि यहाँ dyz भी आ सकता, हमने बोला यही आएगा, ऊपर तो कोई भी p आ सकता था। तो ऐसा क्यों है कि ऊपर तो कोई भी p आ सकता था लेकिन यहां जो d आ रहा है वो पक्का है कि dz स्क्वायर ही आएगा। इस कारण को समझिएगा। ये जो भी केस अभी आपके सामने है ना, इसको यहां पर बताता हूं आपको। मैंने बोला एक s, एक px, एक py, एक pz और एक dz स्क्वायर आ रहा है। ज्योमेट्री के नाम पे फोकस करिएगा, ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि आगे के जो दो ज्योमेट्री वो भी इसी से सॉल्व होंगे। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसके बाद जो अगली ज्योमेट्री आएगी उसका नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल। देखिएगा स्क्वायर बाय पिरामिडल में कौन से डी आएंगे, ये दोनों, और इसमें कितने डी हैं, दो हैं। sp3 का मतलब होगा s के साथ px py pz और दो डी ये वाले यहां लिख रहा हूं, s के साथ px py pz, ये तो आने ही है, sp3 का मतलब ये हो गया। और जो दो डी आने हैं वो कौन आएंगे, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। उसमें हमने बोला कि जो तीन डी आएंगे वो ये आएंगे, ये दोनों तो पहले ही आ गए, तो उसके अलावा कौन आ गया, एक्स वाई। चेक करते चलिए। तो sp3d3 का मतलब है s के साथ px py और pz आएगा, और साथ में जो तीन डी आएंगे उसमें dz स्क्वायर होगा ही होगा, dx स्क्वायर y स्क्वायर भी होगा, और साथ में जो d आएगा वो कौन आएगा, dxy। इसमें ऑप्शन नहीं है कि वो भी आ सकता और वो भी आ सकता, यही डी आएंगे। क्यों आएंगे, कारण समझिएगा। हम लोग यहां पर सबसे पहले जिस टर्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो टर्म है ट्राइगोनल, वो टर्म है स्क्वायर और वो टर्म है पेंटागन। बाकी बाई पिरामिडल तो सब में सेम ही है। इन सब के अंदर नाम को सोचिए, ट्राइगोनल मतलब 3, स्क्वायर मतलब 4, वर्टेक्स की बात करें, पेंटागन मतलब 5। एक्चुअल में ये ज्योमेट्री क्या बोलती है, ये ज्योमेट्री सारी की सारी नॉन प्लेनर है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो एक्स वाई जेड सब आ रहा है। ये ज्योमेट्री नॉन प्लेनर है। बेटा ध्यान सुनना, ट्राइगोनल का मतलब है एक्स वाई प्लेन पर 3 पोजीशन बनानी है। कौन से प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर कितनी पोजीशन बनानी, 3। स्क्वायर का मतलब है एक्स वाई प्लेन पर कितनी पोजीशन बनानी है, 4। पेंटागन का मतलब है एक्स वाई पोजीशन पे, एक्स वाई प्लेन पर कितनी पोजीशन बनानी, 5। अब अगर एक्स वाई प्लेन पर 3 या 4 या 5 पोजीशन बनानी है तो उतने प्योर ऑर्बिटल को मिक्सिंग में जाना भी पड़ेगा जो एक्स वाई पर आते हो। कितने बनाने, 3। एस तो हर जगह होता है, एक्स पे भी होता है, वाई पे भी होता है, जेड पे भी होता है, तो चला जाएगा, किसी के लिए भी चला जाएगा। एस का मतलब है एक्स वाई जेड सब है। क्या ये तीनों मिलकर, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई है ना, क्या ये 3 मिलकर अगर जाएंगे तो कौन सी पोजीशन बनाएंगे, बेटा तीनों मिलकर एक्स वाई बनाएंगे। और एक्स वाई में कितने प्योर ऑर्बिटल जा रहे हैं, 3। तो 3 ही क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन बन के आएगा वो किसके अलोंग आएगा, एक्स वाई प्लेन के अलोंग आएगा। और इन तीनों का जो अरेंजमेंट बन के आएगा ना, वो अरेंजमेंट कैसा दिखेगा, ध्यान सुना, ये बोर्ड वाला प्लेन ही एक्स वाई प्लेन है। तो पहले वाले का जब आप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की बात कर रहे हो ना, तो उसका जो ट्राइंगल बन रहा होगा वो ट्राइंगल इस बोर्ड पे बन रहा होगा ऐसा,
ये सेंट्रल एटम के आजू बाजू में कितनी पोजीशन तैयार हुई? 3, 1 2 3। इन 3 पोजीशन का नाम अब हम क्या बोल रहे हैं? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन इसको बनाने के लिए जो प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए वो था spx py। ये 3 पोजीशन जो है ना spx py, उन्होंने मिलकर ये बनाया। अब देखो आगे का नाम क्या आ रहा है? बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल कहने का मतलब ये है कि ये जो दो बचे हुए ना, इन दोनों की एक्सिस देखो कौन सी है, XY है या Z है? Z है। Z एक्सिस XY प्लेन पर होगी या परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर वाले कितने ऑर्बिटल है? 2। तो इनके मिक्सिंग से जो 2 पोजीशन बन के आएंगी वो प्लेन पर नहीं आएगी, वो प्लेन से परपेंडिकुलर। कितनी पोजीशन परपेंडिकुलर बन के आ रही? 2 पोजीशन परपेंडिकुलर बन के आ रही, तो उसी को हम बोलते हैं बाय पिरामिडल। देखिएगा इससे 2 पोजीशन कैसी आएगी? एक आएगी प्लेन से बाहर और एक आएगी प्लेन से अंदर। तो ट्राइगोनल तो इसकी वजह से बोला गया। बाय मतलब एक आगे और एक पीछे। पिरामिड क्यों बोला? अब इसको सोचो आप, ये जो पोजीशन बाहर आ रही है इसको इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो, क्या एक पिरामिड बन गया? ऐसे एक पिरामिड पीछे भी तो बनेगा। इसलिए ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो पिरामिड वाला पोजीशन बन रहा है ना, इसमें जो अब हम बोर्ड पे तो ऐसे दिखा नहीं पाएंगे, तो हम ऐसे बना देंगे, पर ये समझ में आना चाहिए कि ये जो बाकी ऑरेंज कलर से बना हुआ ये तो प्लेन पर है, और जो ग्रीन कलर बना है वो प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर है। क्या सारी चीजें एक प्लेन पे आ रही है? प्लेन से बाहर और अंदर भी कुछ आ रहा है, बाहर और, इसका मतलब ये प्लेनर नहीं हो सकता। आगे आइए, इधर देखिए, चेक कर लीजिए अभी से, फिर समझ लीजिए एक बार। समय कम है तो समझा देता हूं पहले बस। अब यहां पर हमने बोला कि XY प्लेन पर स्क्वायर बाय पिरामिडल बना रहे हो। स्क्वायर बाय पिरामिडल बना रहे हो मतलब बाय पिरामिड तो कैसे बनेगा? प्लेन से बाहर और अंदर 2 पिरामिड है ना। लेकिन यहां पर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है XY प्लेन पर कितनी पोजीशन बनानी? 4। मतलब 4 ऐसे ऑर्बिटल मिक्सर में जाने चाहिए जो XY को बिलोंग करते हो, तभी 4 पोजीशन XY पे बनेगी। एक XY ध्यान देना। इसीलिए DZ के बाद जो अगला आया वो dx² y² है। अब देखो अगर ये और ये 4 अगर मिक्सर में गए तो ये चारों ऐसी 4 पोजीशन बनाएंगे जो किस पे बनेगा? XY प्लेन पर। और ये 4 मिलकर XY प्लेन पर जो पोजीशन बना लेंगे वो क्या बना लेंगे? स्क्वायर। ये सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम के आजू बाजू में ये 4 पोजीशन इन्होंने तैयार कर दी जो बोर्ड पर है। अब बचा कौन? तो चेक करिए बचने वाले कौन कौन है? PZ और DZ। क्या ये XY प्लेन पर होंगे या परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कितने हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन? 2। ये दोनों जब मिक्स होके आएंगे तो एक प्लेन से ऐसा बाहर आएगा और एक प्लेन से ऐसा अंदर जाएगा। अपन बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाएंगे। अब मुझे बताओ क्या अगर ये बाहर और अंदर को भूल जाए तो स्क्वायर एक बन रहा है प्लेन पर? यस। जो प्लेन से बाहर आ रहा है इसको अगर चारों से ज्वाइन कर दो तो क्या एक पिरामिड ऊपर? यस। और एक पिरामिड अंदर की तरफ बन जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये बन गया, फिक्स है, यही आने ही पड़ेंगे, इसके बिना बन नहीं पाएगा। यहां पर आइए, अगले वाले का नाम क्या है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। मुझे पेंटागन किस पे बनाना है? XY प्लेन पर। 1 2 3 XY लेना मजबूरी है। ये पांचों मिलकर 5 पोजीशन बनाएंगे जो कि XY प्लेन पर बिलोंग करता होगा। इसका मतलब है पेंटागनल बाय पिरामिडल में सेंट्रल एटम के आसपास जो 5 पोजीशन बनेगी प्लेन पर, उनको बनाने के पीछे जिन जिन ऑर्बिटल का रोल होगा वो होगा S, Px, Py, dx² y² और dxy। और बेटा जो 2 पोजीशन बच रही है, जो 2 ऑर्बिटल बच रहे हैं वो कौन है? Pz और dz²। ये दोनों XY प्लेन पर होंगे या प्लेन से परपेंडिकुलर होंगे? प्लेन से परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन से परपेंडिकुलर 2 पोजीशन बनाएंगे, एक PZ और एक dz² मिलकर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे तैयार करेंगे, और इसका मतलब है इस ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा पेंटागोनल। एक पिरामिड आगे की तरफ और एक पिरामिड पीछे की तरफ। तो ये इनके नाम के पीछे लॉजिक है। तो ये ऐसे बनते हैं। तो फिक्स है कि भाई इससे पहले वाले जो हमने देखा यहां पर कोई भी P आ सकता था, लेकिन यहां पर जो D आएगा वो पक्का है कि इन्हीं D को आना पड़ेगा। कौन आ रहा है यहां पर? dz²। अगले वाले में कौन सा D आएगा? dx² y² और dz²। और अगले वाले में कौन आएगा? dz² dx² y² और dxy। एक और बात बता देता हूं, एनसीईआरटी के अंदर जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जाओगे, कहां जाओगे? मुझे बताओ अभी मैंने क्या बोला आपको कि यहां dz² आ रहा है, चेक करना है ना, सुनना समझना। अभी मैंने क्या बोला? dz² आ रहा है, तो ज्योमेट्री का नाम क्या बन रहा है?
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मान लो इस dz² के बदले sp3d ही है, ये आता, मान लो dz² के बदले कौन आता, dx² y²। अब मुझे बताओ एक्स वाई प्लेन पे सोचिए, एक क्या ये चारों एक्स वाई पे होते, चार जब एक्स वाई पे आते तो ट्राइंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, पेंटागन बनेगा, स्क्वायर। ये प्लेन पर होगा या परपेंडिकुलर, कितना आया, नाम क्या बनेगा, एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये बात मेंशन है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन के दो वेरिएंट बन सकते हैं, एक ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एक स्क्वायर पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में कौन सा डी जाना जरूरी है, dz²। स्क्वायर पिरामिडल बनेगा तो कौन सा डी जाना जरूरी है, dx² y²।